और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस दुनिया की सबसे एकलेस्ट पर्सन हो। कही बात सिया की तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तकदीर में हम दोनों का मिलना नहीं लिखा था। अब आगे पर परवर कुछ नहीं। सबसे पहले रोना बंद करो, क्योंकि रोते हुए तुम बहुत बदसूरत लगती हो। ये तुम्हारे लड्डू जैसे गाल पे मुझे ये आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। समर ने कहा तो ईसा मुस्कुरा दी। कुछ भी? ईसा समर को कोहनी मारते हुए कही। समर ने ईसा का माथा चूम लिया। ईसा ने अपने पर्स से अपनी नॉवेल की फर्स्ट साइन कॉपी निकाल के समर के हाथ में रखी। समर एक्साइटेड होकर उसके फ्रंट कवर को देखने लगा। लाइफ इज ए ड्रीम, वाओ नाइस टाइटल, समर कहता है और पन्ना पलटने लगा। नीमा जी समर के लिए खाना लेकर आई हुई थी। उसने उन दोनों की बात सुन ली थी। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया। ईसा समर से दूर हट गई। अरे बैठो बेटा, मैं तो बस खाना लाई थी, नीमा जी ने कहा। जी आंटी, मैं फ्रेश होके आती हूँ, ईसा ने कहा। फ्रेश हो जाओ तो समर के पास थोड़ी देर आके बैठ जाना, नहीं तो ये काम में बिजी रहेगा और खाना खाना भूल जाएगा, नीमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। जी आंटी, कहते हुए ईसा वहाँ से चली गई। नीमा जी सीधा पिया के रूम में आई। वो बेड पे लेटे हुए गाने सुन रही थी। नीमा जी ने स्पीकर ऑफ कर दिया। क्या मॉम, अब क्यों किया? मेरे फेवरेट प्लेलिस्ट चल रहा था, पिया ने मुंह बनाते हुए कहा। क्योंकि मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं, ईसा और समर के बारे में, नीमा जी ने कहा तो पिया शांत हो गई। सच सच बताना पिया, ईसा समर से प्यार करती है कि नहीं? नीमा जी ने पूछा तो पिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। ईसा ने किसी को भी बताने से मना क्यों किया था। नीमा जी को पूरा यकीन था कि एक पिया ही है जिससे ईसा कुछ नहीं छुपाती। नीमा जी ने फिर से पूछा तो पिया को बताना ही पड़ा। वो बहुत पहले से ही लाइक करती है भाई को, लेकिन उनकी शादी तय हो चुकी थी, इसलिए उसने कभी कुछ नहीं कहा। उसके अचानक जाने का कारण भी यही था, पिया ने कहा। तो नीमा जी की आंखें भर आईं। इसलिए ईसा यहाँ 5 सालों तक नहीं आई। अगर मैं उसे जबरदस्ती तेरी शादी में ना बुलाती तो वो आती भी नहीं, नीमा जी ने कहा। अब धीरे धीरे नीमा जी को सारी बातें साफ हो रही थी। वो समझ चुकी थी कि वो जो सोच रही थी वो सही था। ईसा एक बहुत अच्छी लड़की है। अगर वो इस घर में बहू बन के आ जाएगी तो हम सब बहुत भाग्यशाली होंगे। मैं दोनों के रिश्ते के लिए सबसे बात करूंगी, नीमा जी ने कहा। तो पिया बहुत खुश हो गई, लेकिन फिर एकदम से उदास होकर कहा, कोई फायदा नहीं, एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? नीमा जी ने कहा। ईसा को लगता है कि समर भाई उसे दोस्त मानते हैं, उससे प्यार नहीं करते। उसे लगता है कि आज भी उसके मन में सिया बसी है, पिया ने परेशान होते हुए कहा। लेकिन ये सच नहीं है। मुझे लगता है कि यकीन है कि समर भी ईसा को उतना ही प्यार करता है जितना ईसा उससे, नीमा जी ने कहा। मुझे भी मॉम, लेकिन इन दोनों को कौन समझाए? मैं तो थक चुकी हूँ, पिया ने कहते हुए मसूरी ट्रिप के बारे में भी बताया। नीमा जी ने उस बारे में अभी किसी को बताने से मना किया। वो अपने ढंग से इस मामले को हैंडल करना चाहती थी। वो जानती थी कि समर अपनी दिल की बात इतनी आसानी से नहीं कहेगा। बीते कुछ सालों में उसके साथ जो हुआ है, उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं। मॉम, आप करेंगी क्या? मैं तो सोच रही हूँ कोई अच्छा सा प्लान बनाते हैं और दोनों को मिलाते हैं, पिया ने कहा। ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। रिश्ते
बहुत नाजुक होते हैं, बिल्कुल कांच की तरह। इन्हें जबरदस्ती नहीं, प्यार से जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है हमें उन दोनों को थोड़ा वक्त और देना चाहिए। वैसे भी ईसा तेरी शादी तक तो यहीं रहेगी, नीमा ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन ये इसी तरह चुप रहें तो क्या होगा? फिर तो ये दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे मॉम, पिया ने चिंता जताते हुए कहा। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद डायरेक्टली बात करूंगी दोनों से, लेकिन अभी थोड़ा टाइम दो उन्हें। वो दोनों खुद ही समझेंगे भी और इस रिश्ते को एक्सेप्ट भी करेंगे। नीमा जी ने कहा। मॉम, सच्ची में ऐसा ही होगा ना जैसा आप बोल रही हैं? पिया ने कहा और नीमा जी को गले लगा लिया। बिल्कुल होगा बेटा, नीमा जी ने कहा। दोनों की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। ईसा फ्रेश होके फिर से समर के रूम में आई। नीमा जी ने सही कहा था, वो अपने लैपटॉप पे बिजी था और खाना नहीं खाया था। ईसा अंदर आई और समर की तरफ देखते हुए खाने की प्लेट की तरफ इशारा किया। समर ने जल्दी से लैपटॉप साइड में रखा और कहा, वो बस मैं खाने ही जा रहा था। ईसा ने उसको प्लेट देते हुए कहा, जल्दी से खाओ, फिर दवाई भी खानी है। दाहिने हाथ में चोट लगने के कारण समर अपने उल्टे हाथ से खाना खाने लगा। उसे काफ़ी तकलीफ हो रही थी। मैं खिला दूं? ईसा ने धीरे से कहा। अरे नहीं, ठीक हूँ, समर ने कहा। लग तो नहीं रहा है। लाओ मैं खिलाती हूँ, ईसा ने कहते हुए प्लेट हाथ में लिया और उसे खिलाने लगी। समर खाते हुए हंसने लगा। हंसो मत, सरक जाएगा, ईसा ने कहा। ईसा के कहने के बावजूद भी वो हंसे ही जा रहा था। अरे एक्चुअली तुम इस तरह खिला रही हो, ऐसा लग रहा है मैं कोई बच्चा हूँ, समर ने कहा। तो गलत किया है, तुम किसी बच्चे से कम थोड़ी हो, ईसा ने कहा। इस बार वो भी हंस पड़ी। अच्छा जी, कहता हुआ समर उसे पकड़ने के गुदगुदी करने लगा। ईसा मना करने लगी, फिर भी वो नहीं रुका। नीमा आंटी आप, ईसा ने कहा तो समर तुरंत सामने देखने लगा। सामने कोई नहीं था। ईसा उसका हाथ छुड़ाकर दूर खड़ी हो गई। क्यों, मजा आया? वो जोर जोर से हंसने लगी। समर का चेहरा देखने लायक था। समर को उसे इस तरह खिलखिलाते हुए हंसता देख अच्छा लग रहा था। ईसा हंसते हंसते रुकी और कहा, प्लीज़ अब चुपचाप खाना खा लो। समर ने उसकी बात मानी और खाना खाया। ईसा ने उसे दवाई दिया और बेड पे लेटाते हुए कहा, अब आराम से सो जाओ। समर ने उसे प्यार से गुड नाइट कहा। ईसा लाइट ऑफ करके अपने रूम में आ गई। उसने एसी ऑन किया और अपने हाथों में लोशन लगाने लग गई। रामू ने दरवाज़ा नॉक किया। जी रामू भैया, ईसा ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। दीदी जी, नीमा मैडम ने आपके लिए खाना भिजवाया है, रामू ने कहा। मुझे भूख नहीं है भैया, प्लीज़ आप इसे ले जाइए, ईसा ने कहा। रामू चला गया। ईसा अंदर आके बेड पे लेट गई, लैंप ऑफ किया और सो गई। ईसा की नींद सुबह 5 बजे ही खुल गई थी। उसने सोचा कि अब नींद खुल ही चुकी है तो फ्रेश भी हो जाया जाए। उसने हॉट शावर लिया और कपड़े पहन के तैयार हो गई। नीचे आई और अपने लिए लेमन ट्री बनाई। वो किचन से निकलकर गार्डन में आई और टहलते हुए लेमन टी पीने लगी। देवेंद्र जी भी बाहर ही टहल रहे थे। गुड मॉर्निंग दादू, ईसा ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। गुड मॉर्निंग बेटा, आज तुम बहुत जल्दी उठ गई, देवेंद्र जी ने कहा। हाँ, वो आज आँख जल्दी खुल गई। रुकिए, मैं आपके लिए भी लेमन ट्री बना के लाती हूँ, ईसा ने कहा। नहीं बेटा, बाद में बना देना, अभी तुम टहलो मेरे साथ, देवेंद्र जी ने कहा। उधर नीमा जी और विक्रांत भी उठ चुके थे। दोनों खिड़की की तरफ आके ईसा और देवेंद्र जी को एक साथ टहलते हुए देखने लगे।
पापा जी काफ़ी खुश लगे रहे हैं ईसा के साथ। नीमा जी ने कहा, ईसा है ही प्यारी और उनकी फेवरेट है। विक्रांत जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक नीमा जी को कुछ याद आया और उसने कहा, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ कहो, विक्रांत जी ने कहा। आपको पता ही है, मैंने ईसा और समर को सुगंधा जी के यहाँ भेजा था। वहाँ वो ईसा को हमारी पुरानी फोटो दिखा रही थी, जिसमें ईसा की माँ की तस्वीर भी थी, आर्मी यूनिफॉर्म वाली। वो उसके बारे में मुझसे पूछ रही थी। नीमा जी ने कहा, फिर तुमने क्या कहा? विक्रांत जी थोड़ा घबरा कर कहे, फिलहाल के लिए झूठ बोल के किसी तरह बात को टाल दिया। सच पूछिए तो उस बच्ची से झूठ बोलते हुए मुझे बहुत खराब लग रहा था, पर क्या करूं, सच बोल नहीं सकती। नीमा जी ने खिड़की से ईसा की तरफ देखकर कहा, ये एक तरह से मेरी गलती भी है। मुझे पापा जी से बात करके इस बारे में ईसा को बताना ही होगा। अगर उसे कहीं और से पता चला तो उसका हम सबसे भरोसा उठ जाएगा। विक्रांत जी ने कहा। वो बहुत परेशान हो गए। नीमा ने जल्दी से उन्हें पानी दिया। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। देव भाई साहब के आते ही हम उनसे बात कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। नीमा जी ने विक्रांत जी को हिम्मत देते हुए कहा। ईसा और देवेंद्र जी अंदर आ गए। देवेंद्र सोफे पर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। ईसा ने किचन में जाके सबके लिए लेमन ट्री बनाया और सबको देते हुए अपने रूम में चली गई। 8 बज चुके थे। सब फ्रेश होकर नाश्ता करने हॉल में आ गए थे। सिर्फ समर और ईसा ही अभी तक नहीं आए थे। ईसा अपनी दोस्त से बात कर रही थी कि तभी समर का कॉल आने लगा। उसने होल्ड किया और समर का कॉल उठाया। एक रूम छोड़कर ही तो हो, कॉल क्यों किया? ईसा ने कहा। अब चिल्ला के तो नहीं बुलाऊंगा तुम्हें। हेल्प चाहिए यार। राहुल को तो कॉल लगाया था, पर पता नहीं कहाँ है, उठाया ही नहीं। समर की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो दर्द में है। ईसा भाग के उसके रूम में गई। वो शीशे के सामने खड़े शर्ट पहनने की कोशिश कर रहा था। पहले बताना था ना समर, खुद से करने की क्या ज़रूरत थी? ईसा ने उसके पास आते हुए कहा। उसने देखा उसके हाथ की पट्टी खुल चुकी थी और खून निकल रहा था। ईसा जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाई, घाव को अच्छे से साफ किया और दूसरी पट्टी करने लगी। समर को दर्द हो रहा था। बस हो ही गया, ईसा ने कहते हुए पट्टी किया। एक हेल्प और कर दोगी? प्लीज़ ये शर्ट पहना दो, समर ने कहा। हाँ, मैं राहुल को भेजती हूँ, ईसा ने कहा। क्यों? अब तुम यहाँ हो तो उसे क्यों बुला रही हो? समर ने कहा। मैं लड़की हूँ समर, समझा करो, ईसा ने कहा तो समर मुस्कुराने लगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बिना शर्ट के तुमने मुझे देखा ही नहीं है। चलो नाटक मत करो, इधर आओ यार, मेरी हेल्प करो, समर ने हक से कहा। सच तो ये था कि ईसा को भी उसके करीब होना अच्छा लगता था। वो मना नहीं कर पाई और उसे शर्ट पहनाने लगी। ईसा के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। समर ने हमेशा की तरह इस बार भी उसके बालों की लट को कानों के पीछे कर दिए। ईसा ने उसे देखा और फिर नजरें नीची करके बटन लगाने लगी। चलो हो गया, हम नाश्ता करने नीचे आ जाओ, ईसा कहते हुए रूम के बाहर निकल गई। समर इससे पहले कुछ कहता तो वो जा चुकी थी। दोनों नीचे आके सबके बीच बैठ गए। समर को तैयार देखकर नीमा जी ने कहा, सुन तू ऑफिस जाने की तो नहीं सोच रहा है? नीमा जी, इससे कह दो कि अभी 2 से 3 दिन कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसे आराम की ज़रूरत है। जो भी काम है वो घर से भी मैनेज हो सकता है। ऐसा मैं नहीं, डॉक्टर ने कहा है। विक्रांत जी ने नीमा जी को देखते हुए कहा। तेरे पापा सही कह रहे हैं, अभी कुछ दिन घर से काम कर।
नीमा जी ने विक्रांत की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। जी माँ, समर ने विक्रांत जी की तरफ देखते हुए कहा। नीमा जी ने समर को सूप और सैंडविच दिया जिससे आराम से खा सके। खाते हुए अचानक समर को खांसी आने लगी। ईसा जल्दी से उठी और उसने पानी दिया। मैं ठीक हूँ, समर ने कहा। क्या ठीक हो? धीरे धीरे खाओ ना, इतनी जल्दी क्या है? ईसा ने कहा। हाँ, सही तो कह रही है ईसा। एक काम कर ईसा, तुम ही इसे खिला दो, नीमा जी ने कहा तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रात में नीमा जी ने ईसा को समर को खिलाते वक्त देख लिया था। इतना तो ठीक है ही है आंटी की खुद से खा गई। ईसा जल्दी से आके अपनी जगह पर बैठ गई। हाँ माँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, समर ने ईसा को देखकर कहा। नीमा जी और पिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। सभी ने अपना अपना नाश्ता किया और उठकर चले गए। ईसा, पिया और समर हाल में ही थे। मेन डोर की बेल बजी तो रामू ने दरवाज़ा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था जिसने पुलिस फोर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। समर है घर पे? उस आदमी ने पूछा। जी भैया जी, घर पर ही हैं, रामू ने कहा। उनसे कहो साहिल आया है, वो समझ जाएंगे, उस आदमी ने कहा। रामू अंदर आया और समर को बताया। साहिल का नाम सुन के समर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो दरवाजे के पास आया। उसके पीछे पीछे ईसा और पिया भी आ गईं। अबे साले, अब आ रहा है तू? आईपीएस बनते ही हम सबको भूल गया क्या? समर ने उसके गले लगते हुए कहा। ईसा और पिया उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना ब्लैक गॉगल निकालते हुए कहा। कैसी बात कर रहा है? मैं भला अपने जिगर यार को कैसे भूल सकता हूँ? अब तो यहीं दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया है, तो अब तो तुझसे मिलना जुलना लगा ही रहेगा, साहिल ने कहा। ओ माय गॉड साहिल, तुम? ईसा और पिया ने एक साथ कहा। जी हाँ मैडम, आईपीएस साहिल सिंह, उसने फुल एटीट्यूड के साथ कहा। चल अब बाहर ही खड़ा रहेगा कि अंदर भी आएगा? समर कहता हुआ उसे अंदर लाया। क्या बात है साहिल, इस आईपीएस के ड्रेस में बड़े स्मार्ट लग रहे हो, लेकिन कंजूस तो तुम पहले की ही तरह ही हो। आईपीएस बन गए और ट्रीट भी नहीं दिया, ईसा ने कहा तो समर और पिया हंसने लगे। ओ मैडम, मेरी छोड़िए, आप इतनी बड़ी ऑथर बन चुकी हैं, उसकी ट्रीट कहाँ गई? और ये महाशय इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए, और पिया तुम तो शादी करने जा रही हो, तुम सबकी ट्रीट का क्या? साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अब तो तुम आ ही गए हो तो सब अपनी अपनी ट्रीट दे रहे ना, खुश? पिया ने कहा। पिया की शादी है, तुझे अंकल आंटी को लेकर आना है, समझा कि नहीं? समर ने कहा। बिल्कुल आऊँगा, और मम्मी पापा को भी ज़रूर साथ लाऊँगा। वैसे कुछ खिला पिला तो सही, इतनी दूर से आया हूँ, साहिल ने शरारत से कहा। अबे साले, तू कभी नहीं सुधरेगा। पिया, हमारे न्यू गेस्ट के लिए ज़रा कुछ खाने के लिए पेश किया जाए, समर हंसता हुआ बोला। काफ़ी देर तक चारों बातें करने में मग्न थे। सब बहुत खुश थे, और खुश भी क्यों नहीं होते, इतने दिन बाद जो मिल रहे थे। ईसा और पिया साहिल के मुंह में मोतीचूर के लड्डू और गुलाब जामुन ठूसे चली जा रही थी। अरे बस करो भाई, इतना भी मत खिलाओ कि मेरे एब्ज ही दिखना ही बंद हो जाए, साहिल ने कहा। अच्छा जी, अब एब्ज की चिंता होने लगी, कोई मिल गई क्या? पिया ने चिढ़ाते हुए पूछा। ऐसा कुछ होता तो तुम ही तीनों को सबसे पहले बताऊंगा, साहिल ने कहा। अचानक साहिल का ध्यान समर के माथे और हाथ की पट्टी पर गया। ये तुझे चोट कैसे लगी, साहिल ने पूछा तो ईसा ने सब बताया। 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा यार, समर ने कहा। हाँ, अपना ध्यान रखना। चलो अभी तो मैं चलता हूँ, लेकिन हम सब एक दिन प्लान बनाते हैं और मिल के मस्ती करते हैं,
बहुत दिन हो गए हैं, साहिल ने कहा। डन, पिया ने कहा। साहिल सबको बाय बोलता हुआ चला गया। देवेंद्र जी के कहने के मुताबिक विक्रांत जी अगले दिन मंदिर में भंडारा करवाने का आयोजन करवाने चले गए। नीमा जी नौकरों से कहकर गार्डन की सफाई करवा रही थी। देवेंद्र जी भी वहीं खड़े बाकी काम देख रहे थे। बेटा, टेंट और लाइट वाले को शाम को टाइम पे आ जाने के लिए बोल दिया है ना? आज ही सब कुछ हो जाए तो अच्छा है, कल के ऊपर कुछ छोड़ नहीं सकते, देवेंद्र जी ने कहा। नीमा जी कुछ बोलती उससे पहले राहुल वहाँ भागता हुआ गया। दादू आप टेंशन मत लीजिए, बात हो गई है, वो टाइम पे आ जाएगा, राहुल ने कहा। अरे वाह, तू कब से घर के कामों में हाथ बटाने लगा? चल, तुझ में थोड़ी समझदारी तो आई, देवेंद्र जी ने हंसते हुए कहा। ऐसी बातें कर रहे हैं दादू, मैं कितना तो हेल्प करता हूँ घर के कामों में। भाई ने पहले ही टेंट वाले को बोल दिया था, शाम को जब वो आएगा तो मैं यहाँ पे चेक करने के लिए खड़ा रहूँगा। भाई ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है, आप फिक्र मत करिए, राहुल ने कहा और वहाँ से चला गया। देवेंद्र जी नीमा की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगे। चाहे कितनी भी तबीयत खराब क्यों ना हो, कितना भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भूलता नहीं है हमारा सबक, देवेंद्र जी ने कहा। नीमा जी थोड़ा उदास होते हुए कहीं, पापा जी, ध्यान तो सबका रखता है, बस थोड़ा ध्यान खुद का भी रख ले तो अच्छा होता। मेरी मानो तो उसकी शादी के लिए मनाओ, ईसा के लिए रिश्ता तो देख ही रहे हैं, लगे हाँ समर के लिए भी देख लेंगे, देवेंद्र जी ने कहा। नहीं पापा जी, उसने साफ साफ मना किया है, वो अभी शादी नहीं करेगा, नीमा जी ने कहा। अभी नहीं करेगा, कभी तो करेगा। एक लड़की गलत निकल गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी में उसे अच्छी लड़की मिलेगी ही नहीं, देवेंद्र जी ने कहा। अच्छी लड़की तो उसके सामने है पापा जी, पर वो समझे तब तो, नीमा जी ने धीरे से कहा। कुछ कहा बेटा, देवेंद्र जी ने पूछा। नहीं, कुछ भी नहीं, मैं एक बार सामग्री देख लेती हूँ, कुछ छूट तो ना जाए, नीमा जी कहते हुए वहाँ से चली गईं। ईसा अपने रूम में आके अपनी सारी बुक शेल्फ में लगाने लगी। वो अभी भी समर के बारे में सोच रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर समर के मन में उसके लिए सिर्फ दोस्ती है या प्यार। वो उठ के खिड़की के पास आई और अपने सिर पे दोनों हाथ रख लिए। तू ज़्यादा ही सोच रही है ईसा, वो तुझसे नहीं बल्कि आज भी सिया से प्यार करता है, लेकिन जब भी मैं उसकी आंखों में देखती हूँ तो अपने लिए प्यार क्यों नजर आता है, ईसा कहते हुए बेड के पास आई और अपना मोबाइल जोर से पटक दिया। वो बेड पे लेट गई और लेटते लेटते ही उसकी आंख लग गई। विक्रांत जी भी अब तक घर वापस आ चुके थे। नीमा जी विक्रांत जी के लिए चाय और नमकीन लेकर आई। वहाँ मंदिर में भंडारे की तैयारियां हो गईं। नीमा जी ने चाय देते हुए कहा, हाँ सब हो गया है। यहाँ सब हो गया, विक्रांत जी ने कहा। सब कुछ हो गया है, कल का दिन पापा जी के लिए बहुत खास है, नीमा जी ने कहा तो विक्रांत जी मुस्कुराते हुए कहे, खास तो होगा ही, इतना प्यार जो करते थे माँ से, माँ तो चली गई पर उनकी यादें, उनका एहसास उनके अंदर ही रह गया। मैं भी माँ को बहुत मिस करता हूँ, पता है माँ हमेशा मेरे और विजय के लिए एक जैसे ही कपड़े लाती थी, एक ही कलर सेम डिजाइन। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम अलग अलग दिखें, लेकिन देखो आज माँ के साथ साथ विजय भी, कहते हुए विक्रांत जी के आंखों में आंसू आ गए। नीमा जी विक्रांत जी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, संभालिए खुद को, पता नहीं विजय ने ऐसा क्यों किया। नीमा विक्रांत जी ने परेशान होते हुए कहे, जो होना था हो चुका है, ये बातें यहाँ मत करिए, कोई सुन लोगा
तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, नीमा जी ने कहा। विक्रांत जी नीमा जी के समझाने पर अपने आंसू पोंछे और चाय पीने लगे। देवेंद्र जी भी हॉल में आके उन दोनों के पास बैठ गए। मैंने विजय की बीवी और उसकी बेटी को कल सुभद्रा की बरसी पे बुलाया है, विक्रांत जी ने कहा। तो विक्रांत जी के हाथ से चाय का कप छूटकर नीचे गिर गया। उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी पिताजी, विक्रांत जी ने थोड़ा गुस्से में कहा। जरूरत क्यों नहीं है, वो भी इस परिवार का हिस्सा है, देवेंद्र जी ने कहा। वो अपने मायके में खुश है तो निशा अगर यहाँ आई तो विजय का नाम फिर से इस घर में छेड़ेगी, तो जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, विक्रांत जी ने कहा। बेटा ऐसा नहीं होता, तुझे विजय से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, आज तुझे मुझे बताना ही पड़ेगा, देवेंद्र जी ने भी गुस्से से कहा। नीमा जी ने वक्त की नजाकत को देखते हुए वहां से विक्रांत जी को ले जाना बेहतर समझा। पापा जी छोड़िए ये सब बातें, बच्चे सुन लेंगे और आप मेरे साथ चलिए, नीमा जी कहते हुए विक्रांत जी को अपने साथ रूम में ले गई। आप पापा जी से क्यों बहस कर रहे थे, नीमा जी ने कहा। तो क्या करूं, अभी ईसा यहीं है, अगर नीसा और उसकी बेटी यहाँ आए तो कहीं सच्चाई गलत तरीके से बाहर ना आ जाए। हमारा बीता हुआ कल फिर दस्तक दे रहा है नीमा, विक्रांत जी घबराते हुए कहें। उसके माथे पे पसीना आ गया। रात के 8 बज रहे थे। सब डिनर के लिए नीचे आ चुके थे, लेकिन ईसा नहीं आई थी। वो अभी भी सो रही थी। ये ईसा कहाँ है, नीमा जी ने पिया से पूछा। मॉम, मैं दोपहर के बाद उससे मिली नहीं, अपने रूम में ही होगी, पिया ने कहा। एक बार देख तो आ, नीमा जी ने कहा। जी मॉम, पिया ने कहा और ऊपर ईसा के रूम में आई। ईसा सो रही थी। पिया उसके पास गई। वो नींद में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। तुम मुझसे प्यार करते हो ना समर, बोलो ना। पिया ये सुन थोड़ी उदास हो गई। पिया ने धीरे से ईसा का माथा चूम लिया। तुझे तेरा प्यार जरूर मिलेगा, पिया ने कहा और उसे प्यार से उठाया। ईसा खाना खाना नहीं है क्या, चल अब उठ जा, पिया ने जगाते ही ईसा उठ गई। यार मैं कब से सो रही हूँ, वो आँख मलते हुए कही। छोड़ना, चल मुंह धो ले और नीचे चल, पिया ने कहा। ईसा ने जल्दी से अपना फेस वॉश किया, बाहर आई और अपना दुपट्टा लेते हुए पिया के साथ नीचे आ गई। वो धीरे से आकर बैठ गई। कुछ जरूरी काम कर रही थी क्या बेटा, बैठो मैं प्लेट लगाती हूँ, नीमा जी ने कहा। नहीं आंटी, कुछ खास नहीं, आप खाइए, मैं ले लूँगी। ईसा के प्लेट लेने से पहले ही समन ने प्लेट बढ़ा दी। पिया ने प्लेट में रोटी, सब्जी, दाल और थोड़ा सा चावल डाला। ईसा ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो नीमा जी ने उसे रोका और खुद से एक और तोड़कर उसके मुंह में खिला दिया। आज तुझे अपने हाथों से खिलाने का मन कर रहा था, नीमा जी ने बहुत प्यार के साथ कहा। ईसा की आंखें नम हो गईं। सब शांत हो गए। ऐसी बात है तो मैं भी खिलाऊंगी आपको, ईसा ने एक और नीमा जी के मुंह में खिलाया।